पढ़ रहे हैं इतिहास। हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है इतिहास, और इतिहास में हम लोगों ने जो पढ़ लिया है वो अब तक चंद्रगुप्त मौर्य तक हमने पढ़ लिया है। यानी कि जो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था जिसका नाम था हसीन मशूक शाह, इसका नाम था हसीन मशूक शाह, इतना हमने पढ़ लिया है एवरीवन। इसका आगे को हम पढ़ेंगे। एवरीवन, हमने हसीन मशूक शाह का फॉर्मूला आपको बताया था, इसमें हमने पढ़ लिया था। इसके अंदर आता है एवरीवन हरियंक वंश, ये मैंने आपको बढ़ाया था कल। इसके अंदर आता है एवरीवन शिशुनाग वंश, ठीक है। इसके अंदर आता है नंद वंश वंश एवरीवन। इसके अंदर आता है मौर्य वंश, मौर्य वंश। इसके अंदर आता है एवरीवन आपका इसके अंदर एवरीवन जो वंश आता है जिसका नाम होता है एवरीवन शुंग वंश। मैं आपको बता दूं, हसीन मशूक शाह, हा से हसीन, हा से हरियंक वंश, शि से शिशुनाग वंश, ना से नंद वंश और मा से मौर्य वंश, और आपका सु से यानी कि इस वाले से आता है आपका मशूक है ये, ठीक है। इससे आता है एवरीवन आपका, क्या बताया था मैंने आपको अभी, शुंग वंश, ठीक है एवरीवन। इससे आता है शुंग वंश। इससे आता है एवरीवन कुषाण, सॉरी कनिष्क, और इससे आता है एवरीवन सतवाहन, सातवाहन वंश, ठीक है। इतना हम लोगों ने कल पढ़ लिया था अपनी वीडियो में, इतना हम लोगों ने पूरा कंप्लीटली वीडियो बनाई थी। 1 घंटे की हमारी पिछली वीडियो थी। अभी तक जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले प्लीज़ वो वीडियो देख लें, ताकि आपको आज की पढ़ाई समझ में आ सके कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है एवरीवन। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपको मिस नहीं हो, ठीक है एवरीवन। तो आज इसी क्रम में हम अपना अगला टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमने मगध जनपद पढ़े थे, 16 मगध जनपदों के बाद जो हमारा टॉपिक है आज का, जिस टॉपिक का आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण, ठीक है। जो भी प्राचीन भारत में प्राचीन भारत के इतिहास में जो भी भारत पर आक्रमण हुए थे, विदेशी आक्रमण, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आगे शेयर भी कर दीजिएगा। हम लोग पढ़ते हैं भारतीय इतिहास में, भारतीय प्राचीन इतिहास में, प्राचीन इतिहास में, इतिहास में एवरीवन विदेशी आक्रमण, यानी कि विदेशी जो आक्रमण हुए, विदेशी आक्रमण, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे भारतीय प्राचीन इतिहास में विदेशी आक्रमण, हसीन मशूक शाह के आगे इसके बाद जो हुए थे विदेशी आक्रमण हुए थे एवरीवन। तो उन विदेशी आक्रमणों को हम लोग आज डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें एक शॉर्ट फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। इसका शॉर्ट फॉर्मूला है आपका ISP और K, ठीक है एवरीवन। ये जो है विदेशी आक्रमण हुए थे SISPK, आई से इंडो ग्रीक, ठीक है एवरीवन, आई से इंडो ग्रीक, एस से शाक वंश, पी से पल्लव वंश और के से कुषाण वंश, ठीक है। सॉरी एवरीवन, के से कुषाण वंश। मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या था आपको, इंडो ग्रीक, ठीक है, इंडो ग्रीक। यहाँ से आ गया आपका शाक वंश, ठीक है। इससे आ गया एवरीवन पल्लव वंश, और इससे आ गया एवरीवन हमारा कुषाण वंश, ठीक है, कुषाण वंश। ये 4 वंशों ने भारत पर प्राचीन में विदेशी आक्रमण ये हुए थे। महत्वपूर्ण सवाल ये है एवरीवन कि हमारे भारतीय इतिहास में जो सवाल पूछे जाते हैं, यानी कि कंपटीशन एग्जाम में जितने भी कंपटीशन एग्जाम की परीक्षाएं होती हैं, उन परीक्षाओं में जो सवाल पूछे जाते हैं वो सीधा सवाल पूछा जाता है कि इंडो ग्रीक जनजाति का आक्रमण कौन से समय हुआ था, या शाक वंश के राजा का नाम क्या था, या आपका कुषाण वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम क्या था। तो आज हम इन्हीं चारों टॉपिक, चारों विदेशी जो वंश थे, यानी कि इनके जनजातियां थी, इनके बारे में आज हम
चर्चा करेंगे डिटेल से। तो इसी के साथ अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पीछे नीचे बेल आइकन को प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आज इंडो ग्रीक। थोड़ा थोड़ा सा ही, यानी कि इनका महत्वपूर्ण मैं आपको पढ़ा दूंगा। इम्पोर्टेंट जितना भी इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम आज चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, पहला है हमारा इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक हम पढ़ेंगे। ठीक है एवरीवन, ये शुंग वंश में आए थे और इनको जो है वो पुष्यमित्र शुंग ने हरा दिया था। तो दो ग्रीक आक्रमण जो भारत में हुए थे वो शुंग वंश में, यानी कि शुंग वंश के समय में हुए थे। ये जो पहला है ये हुआ था शुंग वंश के समय हुआ था। और इसका जो संस्थापक था मैंने आपको बताया था कल, पुष्यमित्र शुंग था। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग ने इंडो ग्रीक वालों को हरा दिया था। ये बात ध्यान रखना, दो आक्रमण हुए थे इंडो ग्रीक के और दोनों आक्रमणों में हमारे जो भारत के राजा थे पुष्यमित्र शुंग ने उनको हरा दिया था। ठीक है, पहला पॉइंट ये याद रखना। दूसरा पॉइंट था हमारा, यूनानियों ने ज्योतिष की जानकारी दी थी। भारत में जो ज्योतिष की जानकारी थी एवरीवन, वो यूनानियों के द्वारा हमें मिली थी। यूनानियों ने ही शुद्ध सोने का सिक्का भी चलाया था, जिसे गोल्ड कॉइन कहते हैं हम। गोल्ड कॉइन चलाया था। ये प्योर गोल्ड कॉइन था। ठीक है, प्योर गोल्ड कॉइन यानी कि प्योर सोने का, शुद्ध सोने का सिक्का चलाया था यूनानियों ने। क्यों चलाया था एवरीवन? यूनानियों ने चलाया था। ठीक है, शुद्ध सोने का सिक्का चलाया था किसने? यूनानियों ने चलाया था। ठीक है एवरीवन, इसी के साथ साथ इसके अगला वंश होता है शाक वंश, जिसे हम पढ़ते हैं शाक वंश के अंदर उनके सबसे प्रतापी जो शासक थे एवरीवन, वो थे रुद्रदमन। ठीक है, ये राजा क्षेत्रक, इस टाइम पे जो राजाओं को जो था वो क्षेत्रक कहा जाता था। ठीक है, शाक वंश में क्षेत्रक कहा जाता था। ठीक है, शाक वंश में क्षेत्रक कहा जाता था। शाक वंश के जो संस्थापक थे वो थे आपके रुद्रदमन। शाक वंश, रुद्रदमन थे। ठीक है एवरीवन, रुद्रदमन को छात्रक कहा जाता था। ये मध्य एशिया से आए थे। ये जो शाक थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, तो ये मध्य एशिया से आए थे। इनको यूची वंश ने हरा दिया था। ठीक है एवरीवन, यूची वंश ने हरा दिया था। ये भारत में आए और 5 जगह बस गए। आप मेरी बात समझे, यूची वंश था एक मध्य एशिया में। ठीक है, शाक वंश भी मध्य एशिया की जनजाति थी। शाक वंश का और यूची वंश का आपस में आक्रमण हुआ, युद्ध हुआ। उस युद्ध में जो है यूची वंश जीत गया, शाक वंश हमारा हार गया। शाक वंश हारने के बाद वो भारत में आया और भारत में उसने आक्रमण किया, जिसका संस्थापक रुद्रदमन था और वो जीत गया। जीतने के बाद वो भारत में 5 जगह बसे। पहला था कंधार, दूसरा था तक्षशिला, तीसरा था मथुरा, चौथा था उज्जैन और 5वां था एवरीवन नासिक। जिसमें कंधार और तक्षशिला, इनकी कोई खास जानकारी हमें प्राप्त नहीं है। हमसे मतलब है कि भारतीय इतिहास में इनकी प्राप्त जानकारी नहीं है। किसकी? कंधार की और तक्षशिला। कंधार, तक्षशिला, मेरठ, मथुरा, उज्जैन और एक था हमारा नासिक। ठीक है, नासिक एवरीवन। इसमें इन दोनों की जानकारी इस टाइम उपलब्ध नहीं है। इनकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। ठीक है, ये 3 की जानकारी भारतीय प्राचीन इतिहास में उल्लेखित है। इसको एक एक करके जान लेते हैं कि इसके में क्या हुआ। देखो, मालवा के शासक ने मथुरा के शासक, जो शाक शासक थे, बात ध्यान रखना है, जो शाक शासक थे, शाक शासक को मथुरा के शासक ने हरा दिया था। कब हराया था? ये हराया था आपको
57। इसमें क्या हुआ था, इसमें मालवा के शासक ने मथुरा के शासक को हरा दिया, 57 BC में, 57 BC। ठीक है, 57 BC में हरा दिया और विक्रमादित्य की उपाधि उन्होंने ग्रहण करी। किन्होंने करी? विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी मालवा के शासक ने। अब मालवा के शासक ने मथुरा के शाक शासक को हरा दिया 57 BC में। उसको हराने के बाद यानी कि जीतने के बाद उन्होंने अपने नाम के आगे विक्रमादित्य की उपाधि लगा दी। अब विक्रमादित्य की उपाधि लगाने के बाद उन्होंने किन्होंने एवरीवन किन्होंने उन्होंने किन्होंने उन्होंने यानी कि मालवा के शासक ने एक विक्रम संवात की कैलेंडर की स्थापना की। ठीक है एवरीवन, ये तो एक हमारा मथुरा वाला मामला निबट गया। ठीक है, मथुरा वाला मामला निबट गया। अब बात करते हैं नासिक की, कर लेते हैं पहले। नासिक के शाक शासक जिनका नाम था नहपन, नासिक के शाक शासक जिनका नाम था नहयान था, यह एक जगह नहपन में मिलता है। ठीक है, तो नहयान को गोमती पुत्र सतकर्णी ने पराजित कर दिया और इसकी जानकारी जोगल नामक स्थान से सिक्कों से प्राप्त होती है एवरीवन। ठीक है, आपको मैं इसका दोबारा बता देता हूँ कि मैंने आपको क्या बताया। नासिक के शाक शासक नहयान को गोमती पुत्र सतकर्णी, ये एक शासक का नाम है, उसने इनको पराजित कर दिया यानी कि हरा दिया। अब इस मैटर की जो जानकारी है वो हमें सिक्कों के माध्यम से प्राप्त होती है। सॉरी एवरीवन, सिक्कों के माध्यम से प्राप्त होती है और वो सिक्के जो हमें मिले हैं वो जोगल नामक स्थान से हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नासिक का भी मामला निबट चुका। अब आता है उज्जैन के शाक शासक जिसका नाम था रुद्र दमन। ठीक है, जिसका नाम है रुद्र दमन। रुद्र दमन ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। ये बहुत ही प्रतापी शासक था। मैं आपको बता दूं एवरीवन, ये इतने प्रतापी शासक था कि इसने बहुत ही मुश्किल से अपना ये हारता था। इसने रुद्रदमन ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। उज्जैन के शाक शासक रुद्रदमन ने सतवाहन के सतकर्णी गोमतीपुत्र को पराजित कर दिया। ठीक है, और वैवाहिक संबंध बना दिया आपस में। इन्होंने क्या करा, इन्होंने वैवाहिक संबंध यानी कि एक दूसरे के साथ में इन्होंने मतलब एक दूसरे के राज परिवारों में शादी करी और शादी करने के बाद इन्होंने अपने मसले को सुलझा लिया यानी कि एक रिश्तेदारी बना के इन्होंने इस मसले को सुलझा लिया। ठीक है एवरीवन, तो ये पांचों निबट गए। कंधार और तक्षशिला की हमें जानकारी नहीं है क्योंकि ये इतिहास में नहीं है। मालवा के शासक को हरा दिया, वो सॉरी मथुरा के शासक को मालवा के शासक ने हरा दिया और उज्जैन के शासक को नहयान को गोमतीपुत्र सतकर्णी ने हरा दिया। मगर उज्जैन का जो शाक शासक था जिसका नाम था रुद्रदमन, वो एक बहुत ही प्रतापी और एक योग्य शासक था। उसने ही सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया था और उसने ही सतवाहन शासक हसीन मसूद शाह का जो सतवाहन शासक था उसको भी इसने हरा दिया था। और उसको हराने के बाद उनमें आपस में दोनों में पारिवारिक विवाह यानी कि शादी के जो माध्यम से उन्होंने मसले को अपने सॉल्व किया था। शाकों के राजवंश का अंत जो है वो गुप्त ने कर दिया था। एक बात ध्यान रखना है एवरीवन, जो शाकों का जो अंत किया था वो गुप्त वंश ने कर दिया था। ठीक है, शाक जो एक बहुत ही प्रतापी जो शासक हुआ था शाक वंश का उज्जैन का जिसका नाम रुद्रदमन था, उसका भी अंत जो किया था वो गुप्त वंश ने किया था। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं पल्लव वंश। ठीक है, एस हमने पढ़ लिया। पी के पल्लव, इसमें कोई इतना खास काम किया नहीं था तो इससे सवाल पूछता नहीं है। अब हम पढ़ लेते हैं के यानी कि कुषाण वंश। ठीक है एवरीवन, हम पढ़ते हैं अपना कुषाण वंश। कुषाण वंश पढ़ लेते हैं। कुषाण वंश
इसका इस वंश का पहला शासक जो था एवरीवन वो था कुडू लिकनिफिनस आया था। ठीक है, इसका नाम जो इतना अजीब सा है, कुडुलू लिकनिफिनस करके आया था, मैं लिख देता हूँ, आप पढ़ लेना। कुडू कुडू लिकनिफिनस लिकनिफिकस, ये इसका नाम था एवरीवन। ठीक है, ये इसका नाम था और ये बौद्ध धर्म को मानने वाला था। इसका नाम एवरीवन बौद्ध धर्म को, ये बौद्ध धर्म को मानता था, बौद्ध धर्म, माई मा धर्म। ठीक है एवरीवन, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। और इसका जो पहला शासक था उसका नाम ये था। इसका एक दूसरा शासक आया जिसका नाम था विकम विकमन फिसस। इसका नाम था विकमन फिसस, विकमन फिकस। ये इसके दो शासक हुए, पहला और ये हुआ दूसरा। ठीक है, इस वंश का जो तृतीय शासक था वो था कनिष्क। ये बहुत ही प्रतापी शासक था, बहुत ही योग्य शासक था और ये 78 ईस्वी में इसने अपने राज्य से अभिषेक कराया था। तीसरा शासक हुआ एवरीवन इसमें कनिष्क, ये हुआ कनिष्क। इसका राज्य अभिषेक हुआ था 68 में, 68 में 68 ईस्वी में हुआ था एवरीवन, ध्यान रखना, ईस्वी में हुआ था। और इसने शाक संवाद चलाया था, यानी कि शाक संवाद का कैलेंडर भी इसने चलाया था। इस समय कुषाण वंश और शाक वंश समांतर चल रहे थे, यानी कि जो हमारा ऊपर हमने शाक वंश बोला रुद्रदमन वाला, वो और कुषाण वंश हमारे साथ चल रहे थे। ठीक है एवरीवन, तो आज हमने भारतीय प्राचीन इतिहास में विदेशी आक्रमण पढ़ लिए। अगला हम पढ़ेंगे एवरीवन आपका गुप्त वंश। ठीक है, 2 मिनट का हम ब्रेक लेते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं हम गुप्त वंश। चलिए एवरीवन, हम लोग पढ़ लेते हैं गुप्त वंश। और गुप्त वंश को पढ़ लेते हैं पहले, अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ एक बार चैनल को पुनः सब्सक्राइब कर लें। सॉरी, पुनः नहीं, जिन्होंने नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, पुनः सब्सक्राइब करोगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा वो। ठीक है एवरीवन, तो हम लोग पढ़ लेते हैं अपना आराम से, हमें पढ़ना है गुप्त वंश। ठीक है एवरीवन, गुप्त वंश। हेलो एवरीवन, गुप्त वंश को पढ़ने से पहले हम गुप्त वंश की पहले मोटी मोटी सी विषय मतलब यानी कि एक थोड़ी बेसिक जानकारी ले लेते हैं। गुप्त वंश जो थे, गुप्त जाति जो थी वैष्णव जाति थी एवरीवन, इनकी राजधानी कौशाम्बी थी। प्रारंभिक जीवन इनका समांत थे, ये भी समांत का जीवन इन्होंने जिया था। ठीक है, प्रथम इनके राजा थे वो समांत थे, जिसको हम घटोत्कच कहते हैं। ठीक है, घटोत्कच भी ये समांत थे। चंद्रगुप्त प्रथम ये पहला राजा बना। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही जो राजधानी थी हमारे, वो नाम राजा रानी नामक सिक्का चलाया था। सॉरी, भारत का नेपोलियन भी चंद्रगुप्त गुप्त को कहा जाता है, इसके जाति का है वो। और चंद्रगुप्त का जो है वो बीड़ा बजाते हुए तथा मयूर सिक्का भी चलाया था। तो इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे गुप्त वंश के अंदर, वो पढ़ेंगे हम चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त पढ़ेंगे, रामगुप्त पढ़ेंगे एवरीवन, और चंद्रगुप्त द्वितीय पढ़ेंगे, कुमार गुप्त पढ़ेंगे और स्कंद गुप्त पढ़ेंगे। यानी कि जो इसका अंतिम शासक था वो स्कंद गुप्त था। 14 शासकों ने एवरीवन इसके अंदर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। 14 शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। श्रीगुप्त इस वंश का संस्थापक था एवरीवन। उसके बाद घटोत्कच, यह भी श्रीगुप्त के बाद आया था, उनका बेटा था। फिर चंद्रगुप्त प्रथम आया, उसकी बीवी का नाम कुमार देवी थी। ठीक है, फिर रामगुप्त आया और रामगुप्त के बाद आया, सॉरी, समुद्रगुप्त आया, समुद्रगुप्त के बाद आया रामगुप्त, की बीवी का नाम देवी थी। अब कहानी यहाँ पर ट्विस्ट भी आता है कि रामगुप्त की पत्नी देवी का जो अफेयर था वो एवरीवन चंद्रगुप्त द्वितीय से था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय से इसका अफेयर था और इसने अपने अफेयर के कारण रामगुप्त की हत्या करवा दी और चंद्रगुप्त मौर्य से इसने विवाह कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य बन गया बादशाह। ठीक है एवरीवन, उसके बाद हमारा रामगुप्त, कुमारगुप्त
स्कंदगुप्त, विष्णुगुप्त ये अंतिम शासक इसके हुए। ठीक है, अब हम महत्वपूर्ण इसके अंदर पढ़ लेते हैं। महत्वपूर्ण जो बादशाह हुए उनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हम यहाँ पढ़ लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो न्याय के लिए प्रसिद्ध था। इसने न्याय सिंहासन पत्थर का बनाया था। ठीक है एवरीवन। इसके दरबार में 9 रत्न रहते थे। कालिदास और धनवंतरी प्रमुख थे। ठीक है, इसके समय चांदी का सिक्का बहुत ज्यादा प्रचलित था। ठीक है, साखों का अंत भी इसने किया था और विक्रमादित्य की उपाधि इसने धारण की थी। इसी के समय चीनी यात्री फाहियान आया और उसने अपनी पुस्तक फॉर यू की लिखी। ठीक है, इस समय हिंदू धर्म सर्वाधिक प्रगति पर था, यानी कि हिंदू धर्म अपनी चरम सीमा पर था। किसके समय? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। एवरीवन, चंद्रगुप्त द्वितीय को एक बार दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय न्याय के लिए प्रसिद्ध था। इसका न्याय सिंहासन पत्थर का था। सवाल यहाँ से पूछेगा कि न्याय सिंहासन पत्थर का था। इसके दरबार में 9 रत्न रहते थे, जैसे अकबर के दरबार में रहते थे। ठीक है, आगे पढ़ेंगे अकबर को हम। कालिदास और धनवंतरी ये प्रमुख थे। इसने चांदी का सिक्का चलवाया था जो एक प्रचलित था। इसने शाक वंश का अंत किया था और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। 14 शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसी के समय चीनी यात्री फायान भारत आया और उसने अपनी पुस्तक फॉर यू की लिखी। इसी के समय हिंदू धर्म जो था अपनी पराकाष्ठा पर था, यानी कि चरम सीमा पर था। तो एवरीवन, इसी के साथ हमने चंद्रगुप्त द्वितीय को एक बेसिक नॉलेज के लिए पढ़ लिया, जीके जीएस के लिए। अगर आपको चंद्रगुप्त द्वितीय को एक डीपली डिटेल में पढ़ना है, यानी कि आप डीपली डिटेल में हम इसकी एक वीडियो बना देंगे आपको चंद्रगुप्त द्वितीय की, तो आप उसको डीपली पढ़ लेना। अब इसके बाद बात करते हैं हम कुमारगुप्त की। ठीक है, कुमारगुप्त, कुमारगुप्त से सवाल बनते हैं। ठीक है, कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त ने बनवाया था। बिहार के अंदर नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त ने ही बनवाया था। ठीक है, ये महायान शाखा को मानता था, इसलिए नालंदा विश्वविद्यालय में भी महायान शाखा की शिक्षा दी जाती थी बौद्ध धर्म की। स्कंदगुप्त के बारे में बात करते हैं। सुदर्शन झील का निर्माण जैसे रुद्रदमन ने किया था, इसने भी किया था। हुंडों के आक्रमण को विफल कर दिया था। इसकी जो महत्वपूर्ण वो थी, वो हुंडों का आक्रमण इसने विफल किया था। भानुगुप्त ने एरण अभिलेख में सती प्रथा की जानकारी दी थी। ठीक है एवरीवन। अब इसके साथ साथ विष्णुगुप्त जो था वो गुप्त वंश का अंतिम शासक था। गुप्त वंश के समातों के जो इनके समान थे, समातों में वर्धन वंश की स्थापना की थी। गुप्त वंश की जानकारी हमें वायु पुराण में भी मिलती है, ये बात ध्यान रखना। गुप्त वंश की जानकारी, गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण में मिलती है, वायु पुराण में मिलती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम वर्धन वंश। वर्धन वंश पढ़ेंगे, और वर्धन वंश को पढ़ने से पहले वर्धन वंश, दो वर्धन वंश का जो संस्थापक था वो पुष्पभूति वर्धन था। ठीक है, इसका संस्थापक पुष्पभूति वर्धन। ठीक है, इसकी जानकारी, इसकी कहानी हम समझ लेते हैं क्या है। ठीक है, देखो पुष्पभूति वर्धन, वर्धन इसका बेटा होता है एवरीवन, जिसका नाम होता है प्रभाकर। प्रभाकर, आप मैं बहुत ही आराम से समझा रहा हूँ, समझ लेना आपको। होता है प्रभाकर। प्रभाकर के एवरीवन 3 बच्चे होते हैं। पहले बच्चे का नाम इसका होता है एवरीवन, क्या होता है? राजश्री, राजश्री। ठीक है एवरीवन। दूसरे का नाम होता है राजवर्धन, राजवर्धन। ठीक है एवरीवन। तीसरे का नाम होता है एवरीवन हर्षवर्धन, नाम होता है एवरीवन हर्षवर्धन। अब यहाँ पर कहानी क्या चलती है एवरीवन,
हर्षवर्धन का जो विवाह है, यानी सॉरी, राजश्री का विवाह जो है, इसका विवाह हो जाता है गृहवर्मन से। ठीक है एवरीवन, इसका विवाह हो जाता है गृहवर्मन से। अब जब गृहवर्मन का विवाह हो जाता है तो इसको मालवा का शासक जिसका नाम होता है देवगुप्त, वो मरवा देता है। किसको? इसको देवगुप्त यहाँ से आएगा, मालवा का शासक है ये, मालवा का शासक। कहानी आपने समझना है एवरीवन। देवगुप्त ने मार दिया किसको? इसको इन्हें मार दिया। ठीक है। राजश्री राजवर्धन की बहन है, हर्षवर्धन राजवर्धन का भाई है। ठीक है एवरीवन। राजवर्धन की बहन की शादी गृहवर्मन से होती है और गृहवर्धन को मालवा का शासक देवगुप्त मार देता है। ठीक है। राजश्री के हस्बैंड को किसने मार दिया? देवगुप्त ने। और देवगुप्त जो था वो राजवर्धन का जीजा होता है, तो इसका बदला लेने के लिए राजवर्धन देवगुप्त को मार देता है। ये इसको मार देता है। ठीक है। इसको देवगुप्त को ये मार देता है। कौन? राजवर्धन। ठीक है। राजवर्धन इसको किसको मार देता है? देवगुप्त को मार देता है। कहानी आप समझे? कहानी समझ रहे हो? राजश्री राजवर्धन की बहन है और राजवर्धन हर्षवर्धन का भाई है। राजश्री का विवाह होता है गृहवर्मन से और गृहवर्मन का युद्ध होता है मालवा के शासक देवगुप्त से। देवगुप्त जो है वो गृहवर्मन को मार देता है। राजवर्धन अपने जीजा का बदला लेने के लिए वो देवगुप्त को मार देता है। अब कहानी क्या आती है, यहाँ पर जो शशांक जो होता है, शशांक वंश का शासक होता है, शशांक वंश का शासक होता है, का शासक वो जो है राजवर्धन को मार देता है। ठीक है। अब राजवर्धन को शशांक वंश का शासक मार देता है, तो अपने भाई का बदला लेने के लिए हर्षवर्धन इसको मार देता है। हर्षवर्धन इसको मार देता है और हर्षवर्धन ने सारा खेल निपटाने के बाद ये बन जाता है शासक। ठीक है एवरीवन, आप समझ लो, ये बन जाता है शासक। शासक कैसे बन जाता है ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है एवरीवन, ये बन जाता है शासक। कहानी मैंने इसलिए आपको बताई, हर्षवर्धन अभी हम पढ़ा नहीं रहे हैं आपको, हर्षवर्धन हम आपको पढ़ाएंगे आगे, और आगे हर्षवर्धन जो है बहुत ही काम आएगा, इसलिए मैंने आपको मोटा मोटा हर्षवर्धन के बारे में बता दिया। पुष्पभूति वर्धन, इसका बेटा प्रभाकर, प्रभाकर के 3 बच्चे, पहले का बेटी राजश्री, बेटा राजवर्धन, दूसरा बेटा हर्षवर्धन। बेटी राजश्री का विवाह होता है गृहवर्मन से। गृहवर्मन को मालवा का शासक देवगुप्त मार देता है। अपने जीजा का बदला लेने के लिए राजवर्धन देवगुप्त को मार देता है, और इस देवगुप्त का जो रिश्तेदार होता है शशांक, वो मार देता है राजवर्धन को, और शशांक को मार देता है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है। अब आगे हम कैसे बढ़ेंगे हर्षवर्धन को, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि हर्षवर्धन हमारा कहाँ काम में आएगा। ठीक है एवरीवन, हर्षवर्धन हमारे कहाँ काम में आएगा और हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं अपने शॉर्ट ट्रिक में। ठीक है एवरीवन, हम अपने शॉर्ट ट्रिक में कहाँ तक पहुँच चुके हैं और हम कहाँ तक अभी आपको पढ़ाएंगे। ठीक है एवरीवन, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, हमारा फॉर्मूला था हसीन, मसूक, मसूकसा, ISPK। ठीक है। यहाँ पर सेनापति आगमन जीतते थे, यहाँ पर समांत आ गए। और एवरीवन क्या हुआ, हमने इतना पढ़ लिया, इसके बाद अब यहाँ से 2 समांत फूटेंगे, 2 समांत फूटेंगे, समान 2 समांत यहाँ से बनेंगे हमारे। दिख रहा है एवरीवन आपको? हाँ दिख रहा है। ठीक है, 2 समांत यहाँ से बनेंगे एवरीवन। ठीक है, 2 समांत बनेंगे, 2 समांत बनेंगे। यहाँ पे जो गुप्तों के समांत होते हैं हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। ठीक है, और इसके होते हैं बाटा, बाटा, इसका होता है एवरीवन बाट,
पाकटक। ठीक है, ये उत्तर में राज करते हैं और ये दक्षिण में राज करते हैं, ये बात ध्यान रखना। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको पढ़ाएंगे। अभी तक हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें ताकि सभी तक इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।